हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेदुकोस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2022 की वैकेंसी इसी महीने के अंत तक आने वाली है, तो आप उम्मीद है आप तैयारी करने में जुट गए होंगे। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस 2022 दे रहे हैं और जो भी बच्चे यूपी पीसीएस 2021 मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं या दे रहे हैं, वो भी जनवरी के महीने में वो फ्री हो जाएंगे मेंस दे के। इसके बाद से उन्हें 2022 की परीक्षा के लिए लग जाना चाहिए। तो प्रीलिम बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। वेदुकोस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वेदुकोस चैनल के द्वारा दी जाने वाली कुछ फ्री सर्विसेज ऐसी हैं कि डेली करंट अफेयर क्लास सुबह 7 बजे से रहती है। प्रीलिम बूस्टर सब्जेक्ट वाइज सुबह डेली 8 AM पे आपको मिलेगी। यूकेपीएससी 2 बजे मिलेगा। 67th बिहार पीसीएस के लिए बूस्टर डोज 3 बजे मिलेगा और यूपी पीसीएस 2022 के लिए प्रीलिम बूस्टर डोज शाम को 7 बजे आपको मिलेगा। ये सारे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप वेदुकोस के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। वहां से आप इस सभी का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, या दोनों में है, गद्य में भी है और पद्य में भी है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया। आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद जो वेद है इसमें बेसिकली यज्ञ संबंधी मंत्रों की चर्चा की गई है। जो चैंट्स हैं यज्ञ के वो इसमें कहे गए हैं। ठीक है, इसके 2 रूप हैं बेसिकली, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसे वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ विद्वान इसे ही मुख्य रूप से वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। यही एग्जैक्ट प्रश्न पूछा गया था कि वास्तविक यजुर्वेद निम्न में से किसे माना जाता है। तो ये पूछा गया था यूपी पीसीएस 2019 की प्रीलिम परीक्षा में। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि वाजसनेयी संहिता को ही वास्तविक यजुर्वेद माना जाता है। देखिए राइटिंग थोड़ी सी आपको 19-20 मिल सकती है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान साहित्यकारों का क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बेसिकली ये मेडिवल इंडिया से रिलेटेड प्रश्न है। निम्न में से कौन सा स्थान साहित्यकारों का क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। अहमदनगर, विजयनगर, गोलकुंडा और चौथा ऑप्शन यहां पर मैं आपको देता हूं बीजापुर। ठीक है, तो कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है गोलकुंडा, ऑप्शन सी। गोलकुंडा इज द राइट आंसर। आपको पता है कि जो गोलकुंडा साम्राज्य है ये बहमनी के खंडहरों पर बना हुआ बहमनी बहमनी साम्राज्य था। उसके जब वो बिखरा है उसके खंडहरों पर बना गोलकुंडा खड़ा हुआ था। गोलकुंडा सिर्फ साहित्यकारों का क्रीड़ा स्थल ही नहीं था, बल्कि ये हीरा व्यापार की भी एक बड़ी मंडी थी। आपको पता है गोलकुंडा के बारे में एक और, कि इसका विश्व प्रसिद्ध जो बंदरगाह है वो मसूलीपट्टनम था। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। और गोलकुंडा में एक कुतुब शाही वंश था जो यहाँ पर कुतुब शाही वंश था जो यहाँ पर शासन करता था। बेसिकली इसकी जो स्थापना है वो की थी कुली कुतुब शाह ने। ओके, तो ये कुछ इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। बाकी विजयनगर जानते हैं आप, विजयनगर की स्थापना किसने की थी। हरिहर एंड बुक्का ने 1336 में विजयनगर की साम्राज्य की जानकारी तो स्थापना है वो की थी। और इस समय उत्तर भारत में किसका रूल था।
मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, तो इस प्रकार से लिंक करके आप अगर हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो आपको तेजी से याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल फैक्ट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 1862, 1866, 1884 या 1916? कब स्थापना हुई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की? इसका सही आंसर है आंसर बी, 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। देखिए 1862 में बेसिकली 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब आपको बताना है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन कौन कौन सा क्षेत्र आता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत एक तो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र आएगा, दूसरा अंडमान एंड निकोबार का क्षेत्र आता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र का एरिया पूरा आता है, प्लस आप गोवा का एरिया आता है, एंड दादर नागर हवेली एंड दमन दीव का एरिया, दादर नागर हवेली दमन एंड दीव का एरिया आता है। मद्रास के अंतर्गत किस किस का एरिया आता है? पूरा तमिलनाडु का एरिया आता है, प्लस पुडुचेरी का भी एरिया मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 1884 में कर्नाटका हाई कोर्ट की स्थापना हुई, कर्नाटका हाई कोर्ट की। और 1916 में जो लोग पटना मतलब जाने वाले हैं 67th बीपीएससी देने के लिए, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? चलिए, बहुत इजी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को? ट्रांसफार्मर, जनरेटर, विद्युत मोटर या फिर माइक्रोफोन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर इसका सही जवाब होगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है। ठीक है, जबकि जो ट्रांसफार्मर होता है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, और यह क्या करता है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में चेंज करता है। ठीक है, जनरेटर क्या करता है? ये बेसिकली डायनेमो होता है, इसको आप एसी डायनेमो भी कह सकते हैं। ये क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में बदल देता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये चेंज कर देता है जनरेटर। ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। और माइक्रोफोन क्या करता है? ये बेसिकली साउंड एनर्जी को, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को ये बदल देता है इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, यानी कि विद्युत ऊर्जा। ध्वनि को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न में आपके लगभग 4 कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। देखिए, आप पहली बार अगर चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे टीम का और हमारे लोगों का मनोबल बढ़ाएगी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इस चैनल पर पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल मिलेगा। अगर आप किसी भी अपने स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि उनको भी अपनी तैयारी में लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े को प्रभावित करने वाला वायु प्रदूषक निम्न में से कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फेफड़े को प्रभावित करने वाला वायु प्रदूषक यानी कि एयर पॉल्यूटेंट या पॉल्यूशन कौन सा है? एस्बेस्टस, सीसा, पारा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
बता सकते हैं? तो सही आंसर होगा फेफड़े को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख तत्व है वो है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक प्रकार की धूल होती है जो फेफड़े को प्रभावित करती है। सीसा किसको प्रभावित करता है? ये उदर यानी कि पेट को प्रभावित करता है। पारा रक्त को प्रभावित करता है या रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त अगर और अन्य प्रमुख वायु प्रदूषकों की बात की जाए तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होगा, इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड भी होगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहते हैं NO एंड NO2। इस प्रकार से नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स भी मिलेंगे आपको। ये सारे वायु प्रदूषक हैं। हाइड्रोकार्बन मिलेगा आपको, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ये भी वायु प्रदूषक है। इसके अतिरिक्त तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड, जो फ्लोराइड धूल है ये भी वायु प्रदूषक है। और एरोसॉल्स ये प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। डेली शाम 7 बजे आप यूपीपीसीएस 2022 के प्रीलिम बूस्टर से मिल सकते हैं और इस प्रकार के कुछ अच्छे प्रश्नों को टैकल करके हमारा लक्ष्य है कि आप जब तक एग्जाम में पहुंचे तब तक आपके पास कम से कम 1000 प्रश्न करने का एक्सपीरियंस यहाँ से मिल जाए। बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपके लिए, ताकि जब आप प्रीलिम परीक्षा में पहुंचे तो जो भी 150 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं उसमें से अधिकतर प्रश्न इसी सीरीज से आपको मिले। मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपको यहाँ से मिले। इसीलिए आप जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ उनके एक्सप्लेनेशन पर भी ध्यान दीजिएगा। और मेरे बताने का मतलब पर्पस भी यही है कि आप उन क्वेश्चंस के आसपास के एरिया को जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।